नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये रेडियोकार्बन C14 की विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कौन सी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा है? लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। और जो लोथल की बात करें तो ये लोथल की वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ है? तो ये भोगवा नदी गुजरात, भोगवा नदी के तट पर स्थित था, गुजरात में। और इसके जो उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। ये भी याद रखिएगा, रंगनाथ राव। और किस नदी पे? भोगवा नदी पे, वर्तमान गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो घरों के विन्यास के लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो ये भी याद रखिएगा कि यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से। और यदि हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108। महापुराणों की बात करें तो महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी हमने देख लिया। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके अलावा उपनिषदों की भी संख्या याद रखिएगा, 108। और वेदांगों की 6। वेदों की बात करें तो 4 वेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो पहले वेदों को हम समझ लेते हैं। तो ये जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं ये वेद कहलाते हैं। इनकी रचना किसने की थी? वेदव्यास ने की थी। और ये 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो यहाँ पे पूछा गया है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। इसकी रचना किसने? अथर्वा ऋषि ने की थी, जिसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि का वर्णन इसमें मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, याद रखिएगा, 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। और यजुर्वेद को ये पाठ करने के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वु कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और यजुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा, गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। जैसे देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था। क्या था? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। और यह उस समय का सबसे बड़ा राज्य था। मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है और ये सबसे बड़ा राज्य उस समय हुआ करता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। और यदि इसके अंतिम शासक की बात करें नंद वंश के तो ये घनानंद थे।
और ये सिकंदर के समकालीन थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें मौर्य वंश की स्थापना के समय इन्हें पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवर राजगृह। और अभी वर्तमान स्थिति देखें तो इसका पटना गया बिहार वाला क्षेत्र है, और ये उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। कौन सा? मगध। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने? ये धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ये पाल वंश के महान शासक थे। और यदि पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? गोपाल। ये भी याद रखिएगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये क्या कहलाता है? बुद्ध की मृत्यु कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो ये क्या कहलाता है? गृह त्याग कहलाता है। 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो जो बौद्धों की सभाएं हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये भी याद रखिएगा, वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और शासक कौन थे? कनिष्क। और इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मौर्यकालीन अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके वो स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। यहाँ पे जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का पूछा गया है कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और मौर्य वंश की स्थापना में और चंद्रगुप्त मौर्य की को प्रेरणा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी एक रचना भी मिलती है, उसको भी याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य चाणक्य की रचना है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ने वाला अंग्रेज था वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप थे। कब? 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन इसकी खोज इससे पहले हो गई थी 1750 में पी पेनथेलर द्वारा। ये भी याद रखिएगा, यदि खोज की बात करें तो कौन? पी पेनथेलर 1750 में। और पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध के विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं। जो 11वां शिलालेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ये भी पूछा जा सकता है। और जो 5वां अभिलेख है इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी मिलती है। 8वें में तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। और 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यदि वर्तमान स्थिति देखें तक्षशिला की, तो ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के पीछे पूछा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने निर्माण कराया था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्राचीन समय का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, और इन्हीं के शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। निम्न में से कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो कौन सी है? तोलकप्पियम। तोलकप्पियम जो रचना है वो
व्याकरण और काव्य से संबंधित है और संगम युगीन व्याकरण रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन पुकारा था? तो ये कौन थे? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त, जिन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और उसी घटना के बाद इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। और किसने कहा था? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने। एरन अभिलेख का संबंध किसके शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। कौन से शासक से? भानुगुप्त से है। और एरन अभिलेख में ही पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वो कौन था? हेनसांग। हर्षवर्धन के समय हेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। इस तरह से हमने प्राचीन इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में चर्चा की है और इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।